के उपयोग। नंबर 1 पहला उपयोग क्या है? देखो, टॉर्च में, सर्च लाइट में और वाहनों की हेडलाइट यानी अग्रदीपों में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टॉर्च में जो पानी वगैरह मोड़ते हैं या अंधेरे में जलाने के लिए टॉर्च आती है। इसके अलावा जो सर्च लाइट आती है यानी कोई उन चीजों को ढूंढने के लिए एक बड़ी सी लाइट आती है जिसका लाइट दूर तक जाती है, तो होता है सर्च लाइट। ठीक है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट, वाहनों के अग्रदीप यानी कि हेडलाइट, इन सब में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, इनसे हमें समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। किरण पुंज या प्रकाश पुंज, ऐसे मत है ना, समानांतर प्रकाश पुंज प्राप्त होता है और वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो कैसा होता है? ज्यादा शक्तिशाली। तो ज्यादा शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीप में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा उपयोग देखिए, दूसरा उपयोग है सेविंग दर्पणों में। सेविंग दर्पणों में तो नाई की दुकान पे तो गए होंगे, लड़कियां तो गई होंगी, है ना? तो ब्यूटी पार्लर वगैरह में तो जाती हैं, गई हैं? नहीं गई कभी? तो वहां पे जो दर्पण लगा होता है वो अवतल दर्पण होता है, यानी कि बीच में थोड़ा सा मुड़ा हुआ। ठीक है, और वो तुम्हें बिठाता है कहाँ पे? दर्पण और फोकस बिंदु के बीच में। तो तुम्हारा प्रतिबिंब क्या दिखता है? बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो सेविंग दर्पणों में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 3 दंत चिकित्सक यानी डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर, दंत चिकित्सक जो है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब, दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा, सौर भट्टियों में, सौर भट्टियों में सभी प्रकाश किरणों को, प्रकाश लाइट को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सौर भट्टी क्या होती है? सारी प्रकाश की किरणें आती हैं और वो सौर भट्टी में अवतल दर्पण लगा होता है, वो सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। फिर उसका उपयोग हम खाना बनाने या फिर कुछ अन्य कामों में कर सकते हैं। तो ये 4 जगह हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, वाहनों के अग्रदीप या हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा होता है और क्यों लगा होता है, दोनों बातें पूछता है। तो इसमें समानांतर प्रकाश किरण पुंज शक्तिशाली प्राप्त करने के लिए जो हम दर्पण लगाते हैं वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, सेविंग दर्पणों में दांत के डॉक्टर दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, और सौर भट्टियों में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और उसे प्रतिबिंब निर्माण। तो उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल दर्पण बनाइए। ये हमने उत्तल दर्पण बना दिया और इसके सामने हमें वस्तु रखनी है, वो अनंत पर है। तो ये मुख्य अक्ष हो गई, ये दर्पण का ध्रुव हो गया P, ये हो गया इसका फोकस बिंदु F और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अब हमें नहीं पता कितनी दूर रखी है, बस वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो प्रकाश किरणें आती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। ठीक है, अब ये तो हम पहले भी देख चुके हैं उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, उसमें भी ये कंडीशन थी। तो ये सब प्रकाश किरणें क्या होती हैं कि अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, बिखर जाती हैं। लेकिन जब इनको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष से किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिसे हम कहते हैं फोकस बिंदु। यानी इन सब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा। तो पहले तो बिखर जाएंगी, ये इधर चली जाएगी,
ये इधर चली जाएगी, ये जैसे आई वैसे ही वापस आ जाएगी। इसके बाद में ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ठीक है। लेकिन जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगे और उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु, ठीक है। यहाँ मिलेगी, यहाँ बढ़ेगा इनका प्रतिबिंब। तो वही लिखना है प्रतिबिंब की विशेषताएं। प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्थिति। कहाँ बन रहा है, दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और आकार बताओ, वस्तु से बड़ा है छोटा है, छोटा बिंदुवत। और प्रकृति कैसी होगी, देखो डॉटेड लाइन मिल रही है, यानी कि हमने वास्तव में तो इधर बिखर गई, लेकिन हमने जबरदस्ती पीछे बढ़ाया, यानी कि हमने खुद ने किया है, तो काल्पनिक काम किया है। तो ये होता है आभासी, और जो आभासी होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा। आभासी व सीधा, तो ये हो गया इसका। एक कंडीशन और लेते हैं, जब अनंत व दर्पण के बीच में रखी हो। तो ये कोई अवतल उत्तल दर्पण है और इसमें एक कंडीशन ले रहे हैं दूसरी नंबर की, जब वस्तु अनंत व यानी अनंत व दर्पण के बीच में हो, दर्पण के मध्य हो, कहीं पर भी रखी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, बस एक जगह होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दर्पण का ध्रुव P हो गया, ये इसका फोकस बिंदु F और ये हो गया इसका वक्रता केंद्र C। तो वस्तु यहाँ पे रख लो, मान लो यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अनंत और दर्पण के बीच में। तो अब प्रकाश किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, आइए मुख्य अक्ष के समान, नियम तो वही लगेंगे जो चार पड़े हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपके प्रकाश किरण परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु ये रहा, लेकिन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसे हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, F पर, ठीक है, यहाँ पर। दूसरा, अब यहाँ से प्रकाश किरण आएगी, अब वो दूसरा नियम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अगर मान लो हम प्रकाश किरण लाए और फोकस बिंदु से गुजारे तो कटेंगी नहीं, ठीक है। तीसरा नियम लगाइए, फिर तीसरा नियम क्या है, वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, ठीक है। ये रहा वक्रता केंद्र और ये रहा वस्तु, तो सीधे ले जाओ, यहाँ तक तो आएगी ऐसे, और बाद में दर्पण के पीछे कैसे आएगी, डॉटेड लाइन के रूप में, ठीक है। तो बताइए अब ये दोनों कहीं काट रही है कि नहीं काट रही है, काट रही है, यानी ये वक्रता केंद्र से आई और वैसे ही जाएगी, जैसे आई वैसे ही जाएगी। ये पढ़ा है ना नियम तीसरा, तो इसमें ऐसे लागू होगा। तो ये दोनों जहां कट रही हैं, यहाँ पे कट रही हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो देखो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतना छोटा बना, तो अब इसके बारे में हमें लिखना है। तो प्रतिबिंब की विशेषताएं, सबसे पहले स्थिति, स्थिति में कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, और किन के बीच में, ध्रुव व F के बीच में, दर्पण के पीछे P व F के मध्य। और आकार बताओ, वस्तु से बड़ा है छोटा है, वस्तु से छोटा। और तीसरी बात, प्रकृति कैसी है, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ठीक है। तो तुमने उत्तल दर्पण जहां लिख रखा है उसके नीचे 3 या 4 लाइन छोड़ रखी होंगी, उसमें भी ठीक ये लिखना है जो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में लिखा था। उपयोग, तो लास्ट जो है उत्तल दर्पणों का उपयोग। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं, उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए विंग मिरर के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में। तो उत्तल दर्पणों का उपयोग हम वाहनों में करते हैं। वाहनों में विंग, विंग का मतलब साइड, बगल के, तो साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में
स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, स्पष्ट दृश्य देखने के लिए, स्पष्ट दृश्य देखने हेतु क्यों करते हैं? क्या कारण है कि हम भाई इन्हें उत्तल दर्पणों का उपयोग साइड मिरर के रूप में या बगल में लगाते हैं, तो वो मिरर उत्तली क्यों होते हैं? क्या कारण है इसका? एक तो कारण इसका ये है कि ये कोई कितनी बड़ी वस्तु उसका छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे देखिए, हमने वस्तु बहुत बड़ी रखी थी, उसका प्रतिबिंब कैसा बनाया? छोटा। ठीक है, यहाँ पे देखो अनंत पर कोई वस्तु रखी थी, उसका प्रतिबिंब बिंदुवत बनाया। एक तो ये क्या है कि बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा कारण क्या है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब पीछे काफी लंबी दूरी तक दिखाई देता है। ठीक है, और अगर मान लो पीछे कोई भी वस्तु है तो उसका हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। जैसे मान लो पीछे ट्रक आ रही है, बस आ रही है, कुछ भी साधन आ रहा है, तो उसका सीधा ही प्रतिबिंब बनाएगा। इसलिए इनका दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होने के कारण ये हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए हमेशा कौन से दर्पणों को वरीयता दी जाती है? उत्तल दर्पणों को वरीयता दी जाती है। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे दर्पण सूत्र और आवर्धन और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो घर से तैयारी करके आइए।